अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज मोहम्मद आकिब और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे उसी चैप्टर को और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और फिर ब्रीदिंग एंड यीस्ट। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिर्फ एक लाइन के अंदर जिक्र किया था कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर भी हो रही होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। इसको मत भूलिएगा। रेस्पिरेशन हम इसके अंदर बस सिर्फ एक ब्रीफली इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन इज नॉट द मेन प्रोसेस जो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। प्लांट्स के अंदर मेन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर सनलाइट के थ्रू प्लांट्स एक्वायर करते हैं एनर्जी और वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। लेकिन देयर सर्टेन प्लांट्स, देयर सर्टेन ट्रीज जिसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। ये किस किस्म के दरख्त होते हैं? ये वो दरख्त हैं जो खड़े पानी के अंदर आपको नजर आएंगे। ये खड़े पानी के अंदर जो दरख्त होते हैं, इनके रूट्स के अंदर होती है anaerobic respiration, जिसके अंदर दे डू नॉट गेट ऑक्सीजन। सो वो क्या करते हैं कि वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। इसके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन लैक्टिक एसिड की जगह एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। नाउ ये एथेनॉल जो है, दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज ट्रीज आर कंसर्न्ड इन अ वाटर लॉग्ड एनवायरमेंट। आपके लिए ये एक नई टर्म है, याद रखिएगा कि वाटर लॉग ट्रीज के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। यहां पे प्रोड्यूस होता है एथेनॉल। बाकी ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेम। लुक एट द बोर्ड। प्लांट सेल्स कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन इफ नीडेड। ये कहां पे हो रहा है? उन प्लांट्स में जो कि वाटर लॉग पानी में है। ये जो पानी के अंदर होता है ना दरख्त, उसके अंदर। और वहां पे मजीद जब हम जाते हैं इन डेप्थ, इट टेक्स प्लेस इन द रूट्स। ये रूट्स के अंदर हो रहा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दे कैन नॉट कंटिन्यू रेस्पिरेशन एनारोबिकली, क्योंकि एथेनॉल अगर प्रोड्यूस होता रहेगा तो वो रूट्स को खत्म कर देगा। वो रूट्स को अगर खत्म कर देगा तो इवेंचुअली आपके पास रिजल्ट क्या होगा? द प्लांट्स आर गोना स्टार्ट टू डाई। इसीलिए फॉर as long as they can survive without oxygen under this water, ये रूट सर्वाइव कर सकते हैं, तब तक तो होती है। फिर उसके बाद चूंकि इनको ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके बाद ये उस कमी को यूटिलाइज करते हुए, यानी कि कम मकदार में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए एथेनॉल को ब्रेक डाउन करते हैं आगे फर्दर। दैट इज हाउ दे आर एबल टू लिव। वरना क्या होगा कि अगर तो एथेनॉल ब्रेक डाउन नहीं होगा और प्रोड्यूस होता रहेगा बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, रिजल्ट वुड बी द डेथ ऑफ प्लांट। दिस इज हाउ सिंपल दिस इज। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। अब यीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंगस जिसके अंदर एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। Now, yeast वो फंगस है, ये वो एक लिविंग सेल है जिसके अंदर एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। अच्छा, now why am I going to tell you about this topic? Why this is important? Because इसके अंदर भी एनारोबिकली आपके पास जो प्रोडक्ट आता है that's ethanol. So होता क्या है कि ये ग्लूकोज को तोड़ देता है into ethanol, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन आपका जो प्रोडक्ट है मेन एनर्जी। So energy is required by yeast to live. अब ये जो एथेनॉल ये जो प्रोड्यूस कर रहा है anaerobically, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। So fermentation is the process in which glucose is broken down into ethanol, energy and carbon dioxide. और यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसको हम यूज करते हैं बेकिंग में और ब्रूइंग में। सो अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए यीस्ट की फर्मेंटेशन की जाती है। सो ये नेचुरली भी होती है और ये लैब्स में भी होती है, जिसके अंदर यीस्ट को हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम एक ग्लूकोज का मीडियम देते हैं
उसको हम 40 डिग्री सेल्सियस पे एक नीम गर्म पानी के अंदर डुबो देते हैं। अब क्या होता है कि इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट, द मेन प्रोडक्ट दैट्स एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे टेस्ट करते हैं कि क्या ये इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है? हम उसको लाइम वाटर के अंदर से गुजार देते हैं। सो इफ द लाइम वाटर विच इज क्लियर वो मिल्की हो जाए, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड। सो यीस्ट के अंदर अक्सर आपने सुना होगा टर्म खमीर। जो खमीर होता है, इसमें ये जो डो होती है, आपकी जो ब्रेड होती है, ये फूल जाती है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। सो यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग प्रोडक्ट्स एंड इन ब्रूइंग। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको आप बुक से एक दफा दोबारा जरूर पढ़िएगा, और ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसको जरा समझिएगा कि कैसे हम लैब के अंदर ये देखते हैं कि यीस्ट क्या फर्मेंटेशन कर रहा है और इज इट फर्मेंटिंग। इसको किताब से एक दफा जरूर पढ़िएगा, गो थ्रू इट अगेन, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपसे ये डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर कि व्हाट इज यीस्ट, हाउ और व्हाई इज इट यूज्ड। इसके अंदर जो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है उसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं आपके पास, ये आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। सो प्यारे बच्चों, नाउ comes the main topic of this entire chapter in front of you, that is breathing. This involves, और इस टॉपिक के अंदर हम क्या कवर करेंगे कि हमारे अंदर जो ऑर्गन है लंग्स, हम इसको कैसे यूज करते हैं टू परफॉर्म द मोस्ट वाइटल एक्शन इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, विच इज ब्रीदिंग। अब मेरे साथ जो इस वक्त ये डायग्राम चल रहा है पूरा का पूरा, दैट यू कैन सी, अब आपने इसके ऊपर गौर करना है, किताब को जरा साइड पर रख दें, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है और ये कहां तक हमारे अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द एनाटमी, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स। अब ये पूरा प्रोसेस शुरू कहां से हो रहा है? दिस एंटायर प्रोसेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ। हमारी नाक और मुंह से यह प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि हम नाक से और मुंह से इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। सो स्टार्टिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम इनहेलिंग ऑक्सीजन, आपने सांस अब अंदर को लिया, यह सांस हमारे नाक से और कान से होता हुआ ट्रैकिया के अंदर जाता है। नाउ बिफोर इट गोज टू द ट्रैकिया, इट पासेस थ्रू अ वेरी स्मॉल पार्ट दैट्स कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? जब आप मुंह खोलेंगे और आपको ये सामने एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, आपके जिस्म का एक हिस्सा एक छोटा सा एक नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है, ये अक्सर औकात जब डॉक्टर ने हमारा गला चेक करना होता है, सो ही पुट्स अप अ टॉर्च और वो डीप डाउन आपके देखते हैं गले के अंदर। सो डॉक्टर्स कैन वेरी इजीली सी योर एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? बेसिकली अगर हम खाना खा रहे होते हैं, और उस वक्त ये तो नहीं होता कि जब हम खाना खाएंगे तो सांस लेना छोड़ देंगे या हम सांस इनहेल नहीं करेंगे या एक्सहेल नहीं करेंगे। सो एपिग्लोटिस बेसिकली प्रिवेंट्स कि कोई भी खाने वाली चीज या पीने वाली चीज आपकी सांस की नाली में ना चली जाए, क्योंकि अगर ये चली गई तो आपकी सांस की नाली यानी कि ट्रैकिया को ब्लॉक कर देगी, एंड दैट कैन प्रूव फेटल एज वेल। सो इसीलिए एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स आपके जो खाने पीने वाली चीजें हैं या जो आप खा रहे हैं या जो पी रहे हैं वो आपकी सांस की नाली में ना जाए। सांस की नाली को मैं यहां पर क्या टर्म दूंगा? ट्रैकिया। अब हमारी नोज के अंदर और ट्रैकिया के अंदर द टाइनी हेयर लाइक ऑब्जेक्ट्स, वेरी टाइनी, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसको कहते हैं सीलिया। सीलिया का फंक्शन क्या है? अब हम सांस तो ले रहे हैं, देयर आर टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारी सांस की नाली से हमारे लंग्स तक जाते हैं। सीलिया का फंक्शन यह होता है कि वो उसको रोकता है। इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेंस्ट ऑल दोज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो कि हम नजर अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी इट थ्रू नेकेड आइज, और वो उसको रोकता है ताकि वो हमारे लंग्स के अंदर ना जाए, बिकॉज इट कैन कॉज इंफेक्शंस। COVID-19, again,
जिसके थ्रू और जिस पेंडेमिक के थ्रू हम गुजरे हैं, ये वायरस किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा था? थ्रू नोज एंड माउथ, और ये हमारी सांस की नाली के अंदर जाता था। सो यही वायरस इस कहां पे जाके रुकता था? सिलिया के अंदर, हमारी सांस की नाली में जाके ट्रैप हो जाता था। ये वहां पे ही फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करता था, और जब ये मल्टीप्लाई करता था तो इट स्टार्टेड टू पेनिट्रेट इनटू लंग्स। सो इनिशियली इसलिए कहा जाता था कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन से मुराद ये है कि ये जहां पे जाके रुकता है और मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, यानी कि इंक्यूबेट कर रहा है, वो होता था ट्रैकिया के अंदर, आपकी सांस की नाली के अंदर। उसके बाद ये जाता था लंग्स के अंदर। कहां पे जाके रुक गया था? बिकॉज ऑफ सिलिया। ये जो टाइनी हेयर लाइक आपके सांस की नाली में बाल की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, अब वापस जाते हैं उसी प्रोसेस पे कि हमने सांस अंदर को लिया, हमने ऑक्सीजन इनहेल किया। अब इनहेल जैसे हमने ऑक्सीजन किया तो ट्रैकिया के थ्रू वो आपके लंग्स के अंदर फैल गया है। अब लंग्स के अंदर हमारे एल्वियोलाइज होते हैं। लुक एट द बोर्ड। एल्वियोलाइज के ऊपर कैपिलरीज का, पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स का एक बहुत डेंस नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेंस नेटवर्क है जिसके ऊपर आपका ये सैक है, एल्वियोलाई का सैक है, जिसके इर्द गिर्द आपके कैपिलरीज है। ये होती है पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट टेल्स अस कि ये लंग्स के ऊपर है। सो पल्मोनरी इज अ टर्म एसोसिएटेड, जब भी हम लंग्स की बात करेंगे तो पल्मोनरी का वर्ड आप सुनेंगे। इसको इंटरनेट पर जरूर रिसर्च करिएगा एंड यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी देखिएगा कि जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो किस तरह से हमारे लंग्स के अंदर एक पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म हो रही है। ये ब्रीदिंग का जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इट विल एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली एज वेल। लेकिन फिलहाल अभी आप इस डायग्राम को देखें कि किस तरह से काम कर रहा है हमारे अंदर। अब मैं मजीद इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यही हमारे सांस जब एल्वियोलाई तक पहुंचा तो आगे एयर सैक के अंदर हमारी कैपिलरीज जो होती हैं, अब वो क्या कर रही होती हैं? एक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की तरफ लेके आती है। सो अंदर की तरफ जाना और बाहर की तरफ लेके आना, इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड हुआ? वो कैपिलरीज जो कि ऑक्सीजन से महरूम है, ये एयर सैक उसके अंदर से क्या होता है? डिफ्यूज करता है, जाता है ऑक्सीजन आपकी कैपिलरीज के अंदर और आपके ब्लड के अंदर। अब जब ये ब्लड के अंदर आपके शामिल हो जाए, उससे क्या होता है कि आपका ब्लड जो है, फ्रॉम बीइंग नॉर्मल ब्लड, सिंपल ब्लड है, जब ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही ब्लड आपका पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और इसी ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसी की वजह से आपके सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। सो हम जब ये सांस ले रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही, कि जब हम सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा होता है, और उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से आपके अंदर हर सेल के अंदर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल रेस्पायरेशन हो रही है। अब क्या होता है, जब उस रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट आता है आपके सामने, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड के अंदर वापस आ जाता है। अब वही ब्लड वापस जाता है आपके लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपके इसी एयर सैक के अंदर आती है और आप उसको एक्सहेल करते हैं। सो अब आप ये देखें कि मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूं तो इट विल टेक ऑलमोस्ट लेट्स से 30 मिनट्स और 40 मिनट्स इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन अब आपने अंदाजा लगाना है इस अल्लाह की कुदरत को कि ये कितनी देर के अंदर हो रहा है पूरा प्रोसेस। इट्स लाइक 1/10 ऑफ अ मिली सेकेंड इवन। मैंने ये सांस अंदर लिया, मैंने एक्सहेल किया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन मेरे जिस्म के अंदर हो चुकी है। ये ऑक्सीजन मेरे हर ऑर्गन को, मेरे हर टिश्यू को, मेरे हर मसल तक पहुंच चुकी है। दैट्स हाउ फास्ट दिस इज टेकिंग प्लेस। सो अगेन, अब ब्रीदिंग जो है क्या प्रोसेस है? हमने नोज या माउथ के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल किया, हमारे लंग्स के अंदर गई, वो ट्रैकिया के थ्रू एल्वियोलाइज में गई, एयर सैक्स के अंदर गई। एयर सैक्स से क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो गई। वो ब्लड क्या कहलाता है फिर?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे बॉडी के अंदर हर सेल, हर मसल, हर ऑर्गन तक जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको, एंड इवेंचुअली आपके अंदर फिर रेस्पिरेशन होती है। उस रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस ब्लड के अंदर डिफ्यूज होता है, अगेन फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स के अंदर दोबारा उसी एयर सैक के अंदर ये ब्लड से एयर सैक में डिफ्यूज हो जाता है। अगेन किस प्रोसेस से? कि कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ब्लड के अंदर उसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू एयर सैक, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन है। सो फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन इट डिफ्यूजेस इनटू द एयर सैक, एंड वही कार्बन डाइऑक्साइड आप फिर एक्सहेल करते हैं। सो ये सिंपल तरीन प्रोसेस है ऑफ ब्रीदिंग, जो कि आपके इस वक्त मेरे साथ डायग्राम में चल रहा है पूरा। आई होप ये आपको बड़ा क्लियरली समझ आया होगा। रीड दिस फ्रॉम द बुक। अब हम समझते हैं, अब हम समझने की ये कोशिश करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, लंग्स कैसे हम इनहेल करते हैं और कैसे एक्सहेल करते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स गेट बैक टू द एनाटॉमी ऑफ लंग्स, टू द एनाटॉमी। ये जो हमारा पूरा ये जिस्म का हिस्सा है, इसकी एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी का मतलब ये कि हमारा ये स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इस ऑर्गन्स की प्लेसमेंट हुई हुई है हमारे अंदर। सो लंग्स बेसिकली आपके पेट से किस तरह से लैदा हुए हैं? डायाफ्राम के थ्रू। सो हमारा ये जो डायाफ्राम है, बेसिकली ये लैदा करता है लंग्स को और हार्ट को आपके बाकी के ऑर्गन से, जिसे हम कहते हैं स्टमक हो गया, आपका लिवर हो गया, किडनीज, उससे इसको लैदा करती है। अच्छा, अब हम डायाफ्राम से ऊपर लंग्स के ऊपर बेसिकली इस वक्त समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम ये सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारे लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब बढ़ती है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल एक वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट होता है, तो हम ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेके जाते हैं, और जब ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आता है तो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो लंग्स की मूवमेंट और डायाफ्राम की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है। जैसे ही आपके लंग्स फूलते हैं और आप उस दौरान क्या कर रहे हैं? आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। जैसे ही अपनी नॉर्मल हालत के अंदर आते हैं लंग्स, आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और अब इसके अंदर होता और क्या क्या इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चर के अंदर और क्या क्या इन्वॉल्व है? आपका रिब केज। ये जो रिब केज है हमारा, यहां पे इसका क्या फंक्शन है हमारे जिस्म में? बेसिकली ये लंग्स को और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इस रिब केज की मूवमेंट की वजह से भी, सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग, इट्स नॉट लाइक कि आपके सिर्फ लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं या वापस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, या आपका डायफ्राम इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, आपका रिब केज भी साथ साथ मूव करता है। जब आप सांस लेते हैं, आप नोट करें, मेरा लंग्स इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फूल गया है। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन अंदर की तरफ आई, मैंने सांस अंदर की तरफ लिया, मेरा रिब केज उसी तरह से ऊपर की तरफ हुआ, और नीचे की तरफ जब नॉर्मल हालत में आया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया। दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इसको किताब से एक दफा इसे गो थ्रू करिएगा कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है आपके अंदर। और यह मत भूलिएगा कि जब भी हम इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, इसको बहुत गौर से आपने समझना है। रीजन बीइंग, ताकि आपको यह पता लग सके कि अल्लाह मियां ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है, कि जो सारे प्रोसेस हैं जिसको मुझे समझाने के लिए आपको शायद 3-4 लेक्चर्स, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मगर यह सारा प्रोसेस कितनी जल्दी हो रहा है, और हर स्ट्रक्चर हमारे जिस्म के अंदर उसका कितना के इंपॉर्टेंट रोल है। आपके लंग्स को जो रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी किस तरह से फॉर्मेशन हुई हुई है, किस खूबसूरती से उसको अल्लाह ने बनाया हमारे अंदर, कि वो किस तरह से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। और सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा, हमारी ब्रीदिंग के अंदर भी असिस्ट कर रहा है। डायाफ्राम है वो किस तरह से आपके लंग्स को, हार्ट को ऊपर किस तरह से उसने रखा हुआ है, किस तरह से आपके लंग्स इंटैक्ट है, नीचे क्यों नहीं गिर जाते। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस डायग्राम के अंदर देखें, इसको समझने की कोशिश करें, किताब से पढ़ें, इसको इंटरनेट पे वीडियोस देखें,
तब आपको इंशाल्लाह जरूर समझ आएगा कि कितने सिंपल टॉपिक्स हैं येट कितने फैसिनेटिंग हैं. दिस इज व्हाई आई लव साइंस. दिस इज व्हाट आई लव अबाउट कि अल्लाह ने कितना कुछ बनाया हमारे लिए, कितनी नेमतों से नवाजा है हमें, कि हम सोचने बैठे तो इट विल टेक अस इयर्स सोचते हुए कि किस तरह से ये इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इतने छोटे से टाइम के अंदर होते हैं. दिस इज द आर्ट. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग पॉइंट अबाउट साइंस, जिसकी वजह से मेरा मजीद दिल करता है कि मैं इसको पढ़ूं किस तरह से. सो दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू एज वेल, कि आप भी इसको पढ़ें, वीडियोस देखें, आर्टिकल्स पढ़ें, किताबें पढ़ें. जो कि मैं हर लेक्चर के अंदर मैंने ये पॉइंट बना लिया कि मैं आपको जरूर ताकीद करूंगा और मैं आपको जरूर कहूंगा कि जरूर करें ये. इसके साथ हम आज का ये लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम विल मीट विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें. स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी. खुदा हाफिज.